आज की क्लास का हम लोग का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन। यहाँ पे ट्रांजिस्टर बोलने का मतलब बीजेटी से है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से है। और बीजेटी में हम लोग जानते हैं कि 3 टर्मिनल्स होता है जिसका नाम है इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। और बीजेटी ट्रांजिस्टर को जब किसी सर्किट में यूज करते हैं तो उसको एज ए 2 पोर्ट नेटवर्क यूज किया जाता है। अब आप लोग को ये पता नहीं होगा कि पोर्ट क्या होता है, या हो सकता है कि पता भी हो कि पोर्ट क्या होता है। ठीक है, पोर्ट किसी भी सर्किट्स का या किसी भी डिवाइस का वो टर्मिनल्स होता है जिसके थ्रू इनपुट सिग्नल अप्लाई किया जाता है या फिर उस टर्मिनल से आउटपुट सिग्नल को आउट किया जाता है। यानी कि पोर्ट के थ्रू या तो इनपुट सिग्नल को उस सर्किट में इन किया जाता है या फिर पोर्ट के थ्रू आउटपुट सिग्नल को आउट किया जाता है। अब ट्रांजिस्टर को 2 पोर्ट नेटवर्क जब हम लोग यूज करेंगे तो एक पोर्ट में 2 टर्मिनल होना चाहिए, एक पोर्ट में 2 टर्मिनल होना चाहिए। 2 टर्मिनल के बीच में हम लोग इनपुट अप्लाई करते हैं। और ट्रांजिस्टर में टोटल 3 ही टर्मिनल्स होता है। और इसको जब 2 पोर्ट नेटवर्क यूज किया जाता है तो हम यहाँ पे आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि एक पोर्ट में 2 टर्मिनल होता है, तो 2 अगर पोर्ट की तरह इसको यूज करेंगे तो टोटल 4 टर्मिनल का ज़रूरत होगा, जबकि बीजेटी में मात्र 3 टर्मिनल्स होता है। तो फिर कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा? मैं बोल रहा हूँ कि 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए 4 टर्मिनल का ज़रूरत है, बट बीजेटी ट्रांजिस्टर में 3 ही टर्मिनल्स होते हैं। तो कैसे हम लोग 3 टर्मिनल्स वाले बीजेटी को 4 टर्मिनल्स की तरह यूज करेंगे? तो उसका एक सोल्यूशन निकाला गया कि एक टर्मिनल को कॉमन ले लिया गया। एक टर्मिनल जो होगा इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट दोनों में कॉमन रहेगा और उस कॉमन टर्मिनल के अकॉर्डिंग उसका नाम या उसका कन्फिग्रेशन किया जाता है। तो चलिए, कन्फिग्रेशन में बेसिकली हम लोग को यही पढ़ना होता कि कैसे किसी बीजेटी ट्रांजिस्टर को 2 पोर्ट नेटवर्क की तरह यूज करेंगे और उसका कौन सा टर्मिनल कॉमन होगा इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट में। तो चलिए देखते हैं। ए ट्रांजिस्टर इज यूज एज 2 पोर्ट नेटवर्क। एक ट्रांजिस्टर को हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क की तरह यूज करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, ए पोर्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्मिनल। एक पोर्ट जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्मिनल्स होता है, यानी कि एक पोर्ट में 2 टर्मिनल्स होता है, थ्रू विच आइदर इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड और आउटपुट सिग्नल इज टेकन आउट। जिसके थ्रू इनपुट सिग्नल या तो उसमें अप्लाई किया जाता है या फिर आउटपुट सिग्नल टेकन आउट मतलब बाहर लिया जाता है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, 1 पोर्ट कंसिस्ट ऑफ 2 टर्मिनल्स एंड 2 पोर्ट कंसिस्ट ऑफ 4 टर्मिनल्स। एक पोर्ट में 2 टर्मिनल्स होता है तो 2 पोर्ट में 4 टर्मिनल्स होगा। ठीक है, बट ए बीजेटी हैव ओनली 3 टर्मिनल्स सो डैट 1 टर्मिनल्स ऑफ बीजेटी इज मेड कॉमन। कह रहा है कि बीजेटी में 3 टर्मिनल्स होता है, अब इसको 2 पोर्ट नेटवर्क की तरह यूज करोगे तो 4 टर्मिनल्स चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक टर्मिनल को कॉमन ले लिया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉमन टर्मिनल देयर आर 3 कन्फिग्रेशन ऑफ बीजेटी। एक जो कॉमन टर्मिनल्स होता है उसी के अकॉर्डिंगली उसका कन्फिग्रेशन किया जाता है। तो टोटल 3 टर्मिनल्स होता है, तो 1 बाई 1 एक टर्मिनल्स को कॉमन लेके अलग अलग कन्फिग्रेशन बनाया गया है। तो पहला जो कन्फिग्रेशन होता है उसको कॉमन बेस कन्फिग्रेशन बोलते हैं, दूसरे को कॉमन इमीटर शॉर्ट में CE कन्फिग्रेशन, और तीसरे को कॉमन कलेक्टर CC कन्फिग्रेशन इसको बोलते हैं। कॉमन बेस जो कन्फिग्रेशन होगा इसमें बेस टर्मिनल कॉमन होगा। देखो नाम से ही पता चल रहा है कॉमन बेस, कॉमन मतलब दोनों में होगा, यानी कि इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट दोनों में बेस टर्मिनल कॉमन होगा। कॉमन इमीटर बोलने का मतलब क्या है कि इमीटर टर्मिनल कॉमन होगा, इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट दोनों में होगा। वैसे ही लास्ट में कॉमन कलेक्टर है, यानी कि इसमें कलेक्टर टर्मिनल कॉमन होगा। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ पे स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, थोड़ा समझ के पढ़ोगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो कॉमन बेस कन्फिग्रेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सा टर्मिनल कॉमन रहने वाला है। क्या पता चल रहा है भाई, कौन सा टर्मिनल कॉमन होने वाला है? यहाँ पे बेस टर्मिनल कॉमन होने वाला है। ठीक है, तो देखो हमने क्या पॉइंट लिखा है, इन दिस कन्फिग्रेशन द बेस टर्मिनल इज कॉमन इन इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट। इस कन्फिग्रेशन में बेस टर्मिनल कॉमन होगा इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट में। क्लियर है? चलिए अब इसको हम बना के दिखाते हैं। जैसे मान लो ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होता है। ठीक है, 3 टर्मिनल्स होगा और टर्मिनल्स को पहचानना
मैं सिखा चुका हूं आप लोगों को ये वाला जो टर्मिनल्स होगा, और मैं ये भी बता चुका हूं सर्किट सिंबल में एरो हेड से पहचानते हैं कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, कौन सा बीजेटी ट्रांजिस्टर है। तो ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये बताने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका एरो हेड बाहर की तरफ है, और जिस पे एरो हेड लगा रहता है इसको इमीटर टर्मिनल्स बोलते हैं। इसके अपोजिट हैंड पे कलेक्टर और बीच वाला टर्मिनल बेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे बेस टर्मिनल को ही कॉमन रखना है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि जो टर्मिनल को कॉमन बनाना होगा उसको हम लोग नीचे की तरफ बनाएंगे। तो यहाँ पे बेस टर्मिनल को नीचे की तरफ बनाए हैं, इससे आपको बेस टर्मिनल कॉमन हो जाएगा। देखोगे कैसे, हम लोग अभी बात किए कि एक पोर्ट में 2 टर्मिनल होता है, तो यहाँ पे एक इनपुट पोर्ट बनाएंगे। देखो ये वाला जो पोर्ट होगा इसको हम लोग इनपुट पोर्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट पोर्ट बोलेंगे, इनपुट पोर्ट बोलते हैं। और एक पोर्ट में यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो एक पोर्ट में 2 टर्मिनल्स होता है। देखो एक इमीटर टर्मिनल्स हो जाएगा और यहाँ से ये बेस टर्मिनल हो जाएगा। आया बात समझ में? तो ये इसका इनपुट पोर्ट है, इसके थ्रू हम लोग इनपुट पोर्ट बोलने का मतलब है कि इनपुट पोर्ट के थ्रू इनपुट सिग्नल अप्लाई किया जाता है, इस पर कुछ इनपुट सिग्नल देंगे। वैसे ही एक आउटपुट पोर्ट होगा, तो आउटपुट पोर्ट बेस और कलेक्टर के बीच में होगा, ठीक है, कलेक्टर और बेस के बीच में होगा। यहाँ पे बेस वापस से देखोगे कॉमन हो गया, इनपुट में भी ये बेस रहा, आउटपुट में भी ये बेस चला गया। इसको हम लोग आउटपुट पोर्ट बोलते हैं, आउटपुट पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेस लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि ये बेस ऐसे चला गया। इसी कन्फिग्रेशन को हम लोग कॉमन बेस कन्फिग्रेशन बोलते हैं। इसमें बेस टर्मिनल कह सकते हो इनपुट पार्ट ऑफ द सर्किट है, आउटपुट पार्ट ऑफ द सर्किट है, मतलब इनपुट पार्ट में भी है, आउटपुट पार्ट में भी है, या पोर्ट भी बोल सकते हो। PART पार्ट बोल रहे हैं और PORT पोर्ट बोल रहे हैं, मतलब दोनों बोल सकते हो। इनपुट पार्ट ऑफ सर्किट मतलब पार्ट मतलब होता है भाग, मतलब इनपुट भाग में भी होगा और आउटपुट भाग में भी होगा, ठीक है, समझ में आया? तो चलो ये कॉमन कन्फिग्रेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि कॉमन कन्फिग्रेशन में कौन कौन सा करंट होगा। अच्छा ये NPN के लिए बना है, अगर PNP के लिए बनाना रहता तो इसके लिए भी हम लोग सेम ही डायग्राम बनाते, ठीक है। सिर्फ सर्किट सिंबल PNP का चेंज हो जाता है। ये बेस टर्मिनल हो जाता, ये इसका इमीटर टर्मिनल और ये कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है। इनपुट में बेस और आउटपुट में भी बेस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये इसका इनपुट पोर्ट हो गया, इनपुट पोर्ट, और यहाँ पे आउटपुट पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और बेस टर्मिनल कॉमन हो गया, ये PNP के लिए हो गया। अब एक चीज़ और, यहाँ पे ये कॉमन कॉन्फ़िगरेशन में आपको करंट डिसाइड करना होगा कि कौन सा इसमें इनपुट करंट होगा, कौन सा आउटपुट करंट होगा। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि BJT में 3 करंट फ्लो होता है, 3 टर्मिनल्स पे 3 अलग अलग करंट फ्लो होता है। इमीटर टर्मिनल पे इमीटर करंट, बेस टर्मिनल पे बेस करंट, और कलेक्टर टर्मिनल पे कलेक्टर करंट। तो यहाँ पे इमीटर करंट फ्लो होगा, और इमीटर करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा कि अंदर की तरफ होगा। तो ये एरो हेड क्या बताता है, बाहर की तरफ ना बताता है इमीटर करंट का डायरेक्शन। और मैं आप लोग को ये भी बता चुका हूँ कि अगर इमीटर करंट बाहर की तरफ होगा तो रिमेनिंग 2 करंट यानी कि कलेक्टर करंट और बेस करंट टुवर्ड द जंक्शन यानी कि अंदर की तरफ होगा। बेस करंट अंदर की तरफ होगा और ये कलेक्टर करंट भी अंदर की तरफ होगा। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले वाला क्लास अच्छे से नहीं पढ़े हैं। वैसे ही यहाँ पे इमीटर करंट अंदर की तरफ होगा, ये एरो हेड इमीटर करंट के डायरेक्शन को बता रहा है। और मैं बता चुका हूँ कि अगर इमीटर करंट अंदर की तरफ होगा तो रिमेनिंग 2 करंट का डायरेक्शन इससे अपोजिट होगा। कलेक्टर करंट यहाँ पे अवे द जंक्शन होगा और बेस करंट भी अवे द जंक्शन होगा। अगर इमीटर करंट टुवर्ड द जंक्शन है तो कलेक्टर और बेस अवे द जंक्शन होगा। आया बात समझ में? अब इसमें डिसाइड करना है कि इनपुट करंट क्या होगा, आउटपुट करंट क्या होगा, और खूब अच्छे से समझ लो, ठीक है, रटने का ज़रूरत नहीं है। देखो जो कॉमन टर्मिनल होगा उस टर्मिनल पे जो करंट फ्लो होगा उसको इग्नोर कर देते हैं, उससे मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ पे बेस करंट से मतलब नहीं होगा क्योंकि हम लोग को 2 ही करंट चाहिए, एक इनपुट करंट चाहिए, एक आउटपुट करंट चाहिए। कॉमन करंट नहीं चाहिए, इनपुट करंट चाहिए और आउटपुट करंट चाहिए। तो यहाँ पे इनपुट करंट जो होता है इमीटर करंट होता है। तो यहाँ पे लिखोगे I जो है इनपुट करंट है, इनपुट
करंट है, और IC क्या हो जाएगा, IC यहाँ पे आउटपुट करंट होगा, ठीक है, ये आउटपुट करंट होगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, देखो भले करंट का डायरेक्शन अलग है, बट इमीटर करंट यहाँ पे इनपुट करंट होगा और कलेक्टर करंट आउटपुट करंट होगा। बेस करंट कॉमन है, तो बेस करंट से मतलब नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, अभी थोड़ी देर में आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से कॉमन बेस कन्फिग्रेशन बना लिए। जो टर्मिनल कॉमन होने वाला है उसको नीचे साइड में बनाओगे, और बाकी जो टर्मिनल एज यूजुअल जैसे आएगा वैसे बना लेना, ठीक है। अब देखो ये जो कॉमन बेस कन्फिग्रेशन है इसका अपना करेंट गेन होता है, ठीक है, इसका करेंट गेन होगा, और इसके करेंट गेन को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे द करेंट गेन ऑफ CB कन्फिग्रेशन, CB मतलब कॉमन बेस, द करेंट गेन ऑफ CB कन्फिग्रेशन इज represented by अल्फ़ा। कॉमन बेस का जो करेंट गेन होता है उसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कहोगे कि ये अल्फ़ा क्या आ गया, कहाँ से आ गया, और करेंट गेन क्या होता है। एक काम कीजिए, आप थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट ये वाला पोर्शन तो फटाफट लिख ही लीजिए, या यहाँ तक लिख लीजिए, क्योंकि इसको इरेज करके ये सारा चीज़ अब वहाँ पे पढ़ाएंगे आप लोग को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कशन करेंगे गेन के बारे में, उसके बाद देखेंगे कि करेंट गेन क्या होता है। एक्चुअली क्या है कि गेन का बहुत सारा टाइप्स होता है, जैसे करेंट गेन होता है, वोल्टेज गेन होता है, पावर गेन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गेन समझो, गेन क्या है, ठीक है। गेन जो होता है ये होता है, गेन इज द रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट क्वांटिटी, ठीक है। और खूब अच्छे से समझ लो, आप जब तक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे जीवन में हमेशा गेन वर्ड मिलते रहेगा, ठीक है। जब भी किसी एम्पलीफायर का बात करते हैं हम लोग, या किसी सिस्टम का बात करते हैं, तो वहाँ पे गेन वर्ड ज़रूर मिलता है। तो आज ही के क्लास में गेन को क्लियर कर लेते हैं कि भाई गेन क्या होता है, तो बार बार हम लोग को डिस्कशन करने का ज़रूरत नहीं मिलेगा, और थ्रू आउट सब्जेक्ट में हम लोग को गेन तो मिलने ही वाला है, ठीक है। इसलिए आज के क्लास में गेन क्लियर करते हैं। देखो गेन क्या होता है, गेन इज रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग फार्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं, डेट इज गेन। गेन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली, कैपिटल ए से, ठीक है। तो गेन इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, क्लियर। अब देखो ये गेन का जो रिलेशन है इनपुट और आउटपुट क्वांटिटी के साथ, ये क्या रिलेशन है। आउटपुट का गेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं गेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट, और गेन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनपुट है। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप लोग को ये समझ में आता है इस वर्ड का मतलब क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आउटपुट का वैल्यू बढ़ेगा तो इनपुट का भी वैल्यू बढ़ेगा, सॉरी गेन का भी वैल्यू बढ़ेगा। आउटपुट का भी अगर आउटपुट का वैल्यू बढ़ेगा तो गेन का भी वैल्यू बढ़ेगा। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर आउटपुट घटेगा तो गेन भी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर इनपुट बढ़ेगा, ये वाला क्वांटिटी बढ़ेगा, तो आउटपुट घटेगा। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। यहाँ पे एक बढ़ रहा था तो दूसरा भी बढ़ रहा था, ठीक है। एक घट रहा था तो दूसरा भी घट रहा था, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इनपुट बढ़ाओगे तो गेन क्या होगा, घटेगा, ठीक है। एक दूसरा रिलेशन भी देख लो, अगर इनपुट घटाओगे तो गेन क्या होगा, बढ़ेगा। आ रहा समझ में। अब देखो क्या होगा, गेन का क्या रिलेशन है। इनपुट जितना कम होगा, यहाँ पे ये वाला क्वांटिटी जितना कम होगा, गेन का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई एम्पलीफायर सर्किट है, ये एम्पलीफायर को हम डब्बा से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसको ब्लॉक डायग्राम बोला जाता है।
एक्चुअल सर्किट डायग्राम अलग होता है। तो ये जो एम्पलीफायर है इसका गेन ए होगा और ये वाला जो पार्ट है ये इनपुट सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे ये आउटपुट सिग्नल होगा, ठीक है। और बोला जाता है कि किसी एम्पलीफायर का अगर गेन हाई है तो इसका एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी ज़्यादा होगा। अब ये सब क्या बोल रहे हैं यार, कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो आप लोग? मत कंफ्यूज होना यार, मैं हर चीज़ को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ और ये सब इतना बार पढ़ना है ना दम रट्टा मरा जाएगा। मैं बोल रहा हूँ क्या कि अगर गेन इसका हाई होगा तो इसमें एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी हाई होगा। नोट पॉइंट में मैं लिख रहा हूँ, इफ़ गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज हाई then it have high amplification कैपेसिटी, ठीक है। अगर किसी का गेन हाई है, एम्पलीफायर का गेन हाई है तो इसका एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है, गेन हाई होने का मतलब ये है कि इनपुट कम होगा और आउटपुट का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे बढ़िया जो एम्पलीफायर होता है, ठीक है, जो पावरफुल एम्पलीफायर होता है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। आप हेडफोन से गाना सुनते हो ना, मोबाइल से हेडफोन को कनेक्ट किए और उससे गाना कान में सुनाई देता है, उसका आवाज़ बहुत कम रहता है। लेकिन कभी मोबाइल से स्पीकर बजाओ, होम थिएटर बजाए हो, ज़रूर बजाए होगे या देखे होगे, तो उसका आवाज़ कितना लाउडली आता है। क्यों इतना लाउडली आता है? इनपुट सोर्स तो मोबाइल है, इनपुट जो भी सिग्नल है, जो भी गाना का सिग्नल है, वो कौन भेज रहा है? मोबाइल ही तो भेज रहा है। हेडफोन को भी वही भेज रहा है और एम्पलीफायर को भी, यानी कि आपका होम थिएटर को भी वही सेम इनपुट भेज रहा है। लेकिन क्यों किसी में कम आवाज़, किसी में ज़्यादा आवाज़ आ रहा है? और एक चीज़ और, मान लो होम थिएटर भी अलग अलग कैपेसिटी का है। कोई 5.1 चैनल होगा, कोई 2.1 चैनल, मतलब किसी में 5 स्पीकर होगा, किसी में 2 स्पीकर होगा। तो देखना 5 स्पीकर वाला ज़्यादा आवाज़ निकालता है, 2 स्पीकर वाला कम आवाज़ निकालता है। क्यों ऐसा भाई? मोबाइल तो सेम ही इनपुट सिग्नल भेजा है, हेडफोन को, 2.1 चैनल को, 5.1 चैनल को, सबको वो इनपुट सिग्नल सेम ही भेजता है। बट एक्चुअली उसके पीछे एम्पलीफायर का कैपेसिटी का कहानी है, गेन का कहानी है, ठीक है। जितना ज़्यादा पावरफुल एम्पलीफायर लगा हुआ होगा वो कम इनपुट को ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग एम्पलीफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। एम्पलीफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच ए वीक सिग्नल इज कन्वर्टेड इन ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल। एम्पलीफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें वीक सिग्नल स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लो पावर सिग्नल को हाई पावर सिग्नल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को एम्पलीफिकेशन बोला जाता है। बहुत तरीके से एम्पलीफिकेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हर एक एम्पलीफायर का कैपेसिटी अलग अलग होता है। जिस एम्पलीफायर का गेन जितना ज़्यादा होगा, उसका एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। जिस एम्पलीफायर का ए का वैल्यू, सोचोगे ए का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, यानी कि वो कम इनपुट को ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, कम इनपुट को ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब यही है, ठीक है। गेन हाई है, इसका मतलब क्या है कि आउटपुट का वैल्यू ज़्यादा है और इनपुट का वैल्यू क्या है, कम है। ये रिलेशन यही चीज़ को शो कर रहा है। बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन कर दिए, पता नहीं आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। मान लेते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया। नहीं आया होगा तो ऊपर वाले का नाम लो, है ना, बादाम उदाम खाओ, देख लो, है ना। चलो ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, इसको कर लोगे। अब देखो, ये तरह तरह का गेन होता है। जैसे यहाँ पे इन करेंट गेन का बात करेंगे। अब देखो, गेन के आगे करेंट आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया, देखो गेन के आगे अगर करंट आ गया तो यहाँ पे आउटपुट के आगे करंट आएगा और इनपुट के आगे भी करंट आ गया, यानी कि ये हो जाएगा आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, ठीक है। तो आउटपुट करंट और इनपुट करंट के रेशियो को करंट गेन बोला जाता है और इसको AI से रिप्रेजेंट किया जाता है। AI इक्वल टू लिख सकते हैं I in डिवाइडेड बाई I out डिवाइडेड बाई I in, ठीक है। ये करंट गेन हो गया। उसके बाद वोल्टेज गेन की अगर बात किया जाए तो देखोगे गेन के आगे क्या आ गया, वोल्टेज आ गया ना। और
वोल्टेज गेन आ गया तो हम लोग लिखते क्या हैं, आउटपुट बाय इनपुट लिखते हैं। तो आउटपुट करंट के जगह पे अब यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट वोल्टेज, यानी कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के रेशियो को हम लोग वोल्टेज गेन बोलते हैं। इसको ए भी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वी आउट डिवाइडेड बाई वी इन। हमेशा गेन को याद रखना है, गेन इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटी टू इनपुट क्वांटिटी। अब वो आउटपुट क्वांटिटी क्या होगा, इनपुट क्वांटिटी क्या होगा, तो आइदर आउटपुट क्वांटिटी करंट होगा और इनपुट क्वांटिटी भी करंट होगा। तो आउटपुट करंट इनपुट करंट के रेशियो को हम लोग करंट गेन बोलेंगे। वैसे ही आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के रेशियो को हम लोग वोल्टेज गेन बोलते हैं। और पावर गेन अगर करना रहता तो थोड़ा सा देखोगे, यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट, ठीक है। अगर पावर गेन निकालना रहता तो ए पी से रिप्रेजेंट करते और इसको लिखते हैं पी आउट, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर, ठीक है। फिलहाल अभी इतना से काम चलाओ, क्लियर। हम लोग को यहाँ पे क्या बात करना है, करेंट गेन का बात करना है। तो करेंट गेन क्या होता है, आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट। यहाँ पे पता है आपको कि यहाँ पे आईसी आउटपुट करंट है कि आई आउटपुट करंट है, इनपुट करंट इन दोनों में से कौन है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा चुके हैं। तो आप इसका करंट गेन का वैल्यू लिख लोगे क्या, इसके करंट गेन को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमेशा याद रखना है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के या कॉमन बेस एम्पलीफायर का जो करेंट गेन होता है उसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉमन इमीटर के करेंट गेन को बीटा से, और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का जो करेंट गेन होता है उसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों करेंट गेन का ही वैल्यू है। अल्फ़ा भी करेंट गेन है, बीटा भी करेंट गेन है और गामा भी, लेकिन ये तीनों अलग अलग कन्फिग्रेशन का है। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिखोगे, अल्फ़ा इज द करेंट गेन ऑफ कॉमन बेस कन्फिग्रेशन एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट। इसका आउटपुट करंट क्या है, आईसी है, और इनपुट करंट क्या है, आईई है, ठीक है। इसको यहाँ तक लिख लेना है, और ये वाला पार्ट रफ में कहीं या दूसरे जगह लिख लेना, क्योंकि ये एक सीरीज में चलेगा, ठीक है। ये हमारा मेन टॉपिक है। ये जो अल्फ़ा है इसका एक टिपिकल वैल्यू भी होता है, जो कि बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स में ये वैल्यू पूछा जाता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करेंट गेन ऑफ सीबी कन्फिग्रेशन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करेंट गेन ऑफ सीबी कन्फिग्रेशन। बड़ा आसान है, बट वो टिपिकल वैल्यू मैक्सिमम स्टूडेंट लोग के मुंह से सुने हैं कि सर याद नहीं रहता है, आप ढंग से नहीं पढ़े हो, या ढंग से जो स्टूडेंट नहीं पढ़ता है उसको याद नहीं रहता। अगर मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट होगा तो ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है। देखो कैसे, मैं आप लोगों को करंट का रिलेशन पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पे ये बताया था कि किसी भी ट्रांजिस्टर में जो करंट का रिलेशन होता है आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है। आई बी का वैल्यू जो हमने बताया है कि ओनली 2% होता है, और इसका वैल्यू 98% होता है, और ये जो है 100% होता है। बोलो ऐसा पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, मजाक वाला तो पढ़ाई करते नहीं हैं हम लोग, टाइम पास वाला तो कोई पढ़ाई करते नहीं है, जो है सब सीरियस है ना। अब देखो ये वाला अगर इक्वेशन याद रखोगे ना तो आपको कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर सबका कन्फिग्रेशन का करंट गेन याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। आपको कॉमन बेस मैं बता चुका हूँ कि कॉमन बेस में बेस टर्मिनल को कॉमन कर लेना, ऐसा सर्किट याद रखना, तो तुम्हारे दिमाग में एक फिगर बन जाएगा। क्या फिगर बनेगा कि भैया इनपुट में इमीटर करंट और आउटपुट इसका कलेक्टर करंट होता। बस यही दो बात तो चाहिए। और करंट गेन क्या होता है, आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं आई सी बाई आई होता है, और आई सी का वैल्यू कितना भाई, तो आई सी का वैल्यू होता है 98 और आई ई 100। इसको डिवाइड करोगे 0.98, तो लिखोगे नोट पॉइंट में वी वी आई पॉइंट है, जहाँ वी वी आई लिख दें समझ लेना यही फ्यूचर है, यही सब तो याद रखना है, यही तो पेट चलाएगा। अपना तो छोड़ो, अपनी बीवी का या अपने हस्बैंड का, और साथ ही साथ 2-4 जो बच्चे होंगे, 4 बच्चा मत ही करना, ठीक है, 1-2 में काम चलाना यार, ठीक है। तो 2-4 लोगों का, मम्मी पापा का या फैमिली वाले का पेट चलेगा, यही सब टॉपिक्स है। ये जो VVI पॉइंट लिखते हैं ना हम लोग, इसी से पेट चलेगा, ठीक है। बुरा लगा क्या, मत लगाना यार, है ना। देखो क्या है, द टिपिकल वैल्यू
ऑफ अल्फ़ा इज 0.98। ये वैल्यू किसी को याद नहीं रहता सर, कन्फ्यूजन हो जाता है, बीटा का वैल्यू कितना होगा, अल्फ़ा का वैल्यू रट के गए थे भूल गए। अरे रट के गए हो इसलिए भूल गए, तुम पहला ही क्लास में समझ लिए होते कि ये वैल्यू कहाँ से आया, तो तुमको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू होगा 0.98, इसको याद रखना। चलिए और कुछ रिलेशन पढ़ाते हैं। यहाँ से हम लोग अल्फ़ा इक्वल टू, अगला पॉइंट लिखेंगे, वेयर अल्फ़ा इक्वल टू IC/IE। तो यहाँ से अगर IC का वैल्यू निकालोगे तो IC का वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा IE लिख सकते हैं क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फ़ा IE इसका वैल्यू आ गया। आया बात समझ में। एंड IE इक्वल टू होता है IB प्लस IC। जैसे हम इतना हाथ मेरा और दिमाग फास्ट चलता है ना, उतना ही फास्ट आप लोग का भी चलना चाहिए, तब समझना कि सही ढंग से पढ़े हो। आया बात समझ में, आएगा समझ में, बार बार पढ़ोगे, अच्छे से समझ के पढ़ोगे तो ऐसा ही दिमाग और हाथ चलेगा। अब देखो IE इक्वल टू हम लोग जानते हैं IB प्लस IC, और IC का वैल्यू यहाँ से जान चुके हैं अल्फ़ा IE है, तो यहाँ से IC का वैल्यू पुट करोगे तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं IB प्लस अल्फ़ा IE, और ये कितना इक्वल टू आया है, ये IE इक्वल टू आया है। इसी इक्वेशन में IC के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर दी है। अब देखोगे क्या कि यहाँ पे भी IE का टर्म है, यहाँ पे भी IE का टर्म है, दोनों को एक साइड लेके आ जाओगे तो ये IE माइनस अल्फ़ा IE इक्वल टू IB आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ से IE को कॉमन ले लेंगे, तो IE को कॉमन लोगे तो 1 माइनस अल्फ़ा होगा। अच्छा ये सब मैथ्स तो आप लोग को आता ही होगा, है ना। अब इतना भी छोटा छोटा चीज़ अब अगर बताने लगेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से IE का वैल्यू निकाल लो, एक तो IB का वैल्यू पहले आ गया, IB इक्वल टू कितना आ गया, IE 1 माइनस अल्फ़ा। ये आगे सब काम आने वाला है, ये ऐसे ही मजाक नहीं है, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, ये सब छोटा छोटा बस दिखने के लिए बातें हैं। और यहाँ से इसी इक्वेशन से IE का वैल्यू निकालोगे तो IE इक्वल टू क्या लिखोगे, इस वाले टर्म को इधर भेज दोगे, इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, तो IB डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लीजिए, यहाँ तक नोट्स बना लीजिए, अच्छे से बना लीजिए। चलिए अगले क्लास में मिलेंगे, अगले क्लास में कॉमन इमीटर कन्फिगरेशन पढ़ेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।